सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एसवाई बीकॉम का जो हमारा बिजनेस लॉ 1 जो है सेमेस्टर 3 का, उसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1, उसका चैप्टर 2 चालू करेंगे हम लोग, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे कि प्रपोजल या फिर जिसको हम ऑफर भी बोलते हैं, जो सामने वाली पार्टी दूसरे पर्सन को देती है ऑफर, उसके बारे में समझेंगे आखिर ये होता है क्या एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से उसकी क्या डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2A के अंदर, तो उसके अंदर वो भी सारी चीज़ें समझेंगे एंड लास्ट में ये भी समझेंगे कि आखिर एक वैलिड ऑफर को बनाने के लिए कौन से असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऑफर है वो एक वैलिड ऑफर माना जाए, और कल को अगर आप चाहो तो एक्सेप्ट होने के बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट बने तो वो इन्फोर्स करने लायक रहे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक वैलिड ऑफर के, तो वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स को आज के लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ ऑफर को देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं चैप्टर 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो देखो, चैप्टर 2 आप कह सकते हो ये अपना फर्स्ट मॉड्यूल का ही कंटिन्यू है, आगे की चीज़ें हैं। देखो, चैप्टर 1 तक हमने ये देख लिया था कि मतलब बेसिक चीज़ें, बेसिक जो टर्म्स होते हैं वो सारी चीज़ें समझ ली थी। अब हम ये समझेंगे ऑफर क्या होता है सेपरेटली, फिर समझेंगे एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक वैलिड एक्सेप्टेंस किस तरीके से बनता है, क्या असेंशियल्स होते हैं एक वैलिड एक्सेप्टेंस के, ये सारी चीज़ें समझेंगे। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले प्रपोजल या फिर जो ऑफर जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में समझेंगे, फिर वैलिड ऑफर के बारे में समझेंगे, वैलिड ऑफर कैसे होता है, काउंटर ऑफर मतलब ऐसे टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में भी समझेंगे, स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर, मतलब जो टाइप्स ऑफ ऑफर है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में तो हम यहाँ तक देखने वाले एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, मतलब दो टॉपिक्स को लेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने टाइप्स ऑफ ऑफर को क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सेप्टेंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर 2 है। ओके, अब देखो चैप्टर 2 का ये फर्स्ट लेक्चर है, बट ऐसे नॉर्मली हमारा बिजनेस लॉ 1 का जो है हमारा ये 6th लेक्चर है, तो हम 6th लेक्चर बोलेंगे इसको कि आज अपना 6th लेक्चर है। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में आपके इस चैप्टर के अंदर बताया क्या गया है। पहली बात तो आपको प्रपोजल एंड ऑफर के बारे में बताया गया है कि आखिर प्रपोजल और ऑफर का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रपोजल बोल लो चाहे ऑफर बोल लो, ठीक है। अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल बोला गया है एंड जो इंग्लिश लॉ था वहाँ पर ऑफर बोला गया था इसको, तो दोनों में से जो चाहे वो बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो अब देखो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका जो सेक्शन 2 है वो बेसिकली सेक्शन 2 बनाया ही गया है इस बात के लिए कि मतलब सारे डेफिनेशन जितने भी टर्म्स बताई गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस सारे टर्म्स की डेफिनेशन बताई गई है सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, मतलब सेक्शन 2 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें सिर्फ डेफिनेशन ही आपको दी गई है। ठीक है, कि प्रपोजल का मतलब क्या होता है, ऑफर का मतलब क्या होता है, प्रॉमिसर का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, अब देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दो लोग, मतलब यहाँ पर ये दो लोग अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है ऑफर से। ठीक है, जब सामने वाला आपको ऑफर देगा उसके बाद ही ना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि आपको ये याद रखना ज़रूरी है, पेपर में लिखना ज़रूरी रहता है कि देखो ऑफर जो है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2A में दी गई है शुरुआत में, मतलब सेक्शन 2 का जो ए वाला सेक्शन है उसके अंदर बताया गया ऑफर की डेफिनेशन। ठीक है, मतलब प्रपोजल की डेफिनेशन वहीं पे दी गई है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है इसलिए सेक्शन 2A। ठीक है, याद रखना सेक्शन 2A। ओके, तो सेक्शन 2A के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है कि प्रपोजल आखिर होता है क्या, इसका डेफिनेशन बताई गई है। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं आपको डेफिनेशन रीड करता हूँ, उसके बाद इसका मीनिंग भी बताऊंगा क्या है। तो देखो लिखा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो when one person signifies to another his willingness, ठीक है, मतलब क्या कि देखो यहाँ पर तोड़ तोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो देखो, जब एक पर्सन, यहाँ पर देखो ये आपको एग्जांपल देखो, जब ये पर्सन, जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल देखो, ये जो राहुल है, ठीक है, ये राहुल है और ये पूजा है। ठीक है, अब राहुल जो है वो पूजा को बोलता है, देखो तेरे पास जो आईफोन का जो फ़ोन है ना, मतलब इसके पास पुराना एक आईफोन था, तो अब राहुल बोलता है कि देखो पूजा तुम मेरे को जो है ये आईफोन मेरे को बेच दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मतलब 20,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे अपना पुराना आईफोन बेच दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो राहुल है ये अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है, विलिंगनेस मतलब एक टाइप से बोल सकते हो अपनी देने की क्षमता, हिम्मत दिखा रहा है कि हाँ मैं तुमको 20,000 देने के लिए रेडी हूँ, मेरे पास इतना मतलब कैपेसिटी है, मैं अपनी विलिंगनेस दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हें 20,000 दे सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम मेरे को मतलब मेरा ऑफर एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हें 20,000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो when one person signifies का मतलब जताना है, जताता है या फिर बताता है सामने वाले को, कि जब एक पर्सन बताता है सामने वाले को, अनदर को, हिज विलिंगनेस मतलब उसकी जो भी विलिंगनेस है वो बताता है कि मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूँ, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब क्या कि मतलब कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए, मतलब वो अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर इस ऑफर में अगर देखोगे इस एग्जांपल में, तो यहाँ पर ये जो राहुल है वो किस लिए अपना विलिंगनेस दिखा रहा है कि मैं 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये जो 20,000
रुपये इसका विलिंगनेस है, मतलब इसकी हिम्मत है कि मैं दे सकता हूँ 20,000 रुपये, ठीक है। एंड किस लिए दे रहा है, ताकि वो सामने वाला मेरे लिए कुछ करे या फिर कुछ ना करे मेरे लिए, ठीक है, जिसके लिए वो अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है टू डू और नॉट टू डू, तो देखो टू डू का मतलब कुछ एक्ट करने के लिए सामने वाले को हम बोलते हैं कि तू मेरे लिए कुछ कर। जैसे यहाँ पर राहुल अगर पैसे दे रहा है, राहुल यहाँ पर अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है, पैसे दे रहा है 20,000 रुपये, तो ये क्यों दे रहा है कि ये चाहता है कि ये जो पूजा है ये मेरे लिए कुछ करे, मुझे अपना मोबाइल दे दे, ठीक है। तो कुछ करने के लिए उसे पैसे दे रहा है, टू डू समथिंग के लिए, ठीक है। और नॉट टू डू समथिंग या फिर टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का मतलब क्या होता है, अब्सटेन का मतलब होता है हम कुछ ना करने के लिए किसी को बोलते हैं कि भाई तू ये काम मत करना, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर राहुल जो है, मतलब ये जो राहुल है ये चाहता है कि इसका एक दोस्त है रवि, ठीक है, या फिर दोस्त बोल दो, दुश्मन बोल दो, ठीक है, मतलब इसकी खतरनाक दुश्मनी चलती है रवि के साथ में। अब रवि जो है वो एक आईफोन खरीदना चाहता है, राहुल को पता चलता है कि रवि जो है वो पूजा से आईफोन खरीदना चाहता है, ठीक है। तो राहुल क्या कहता है पूजा को, देखो देखो पूजा मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, तुम अपना फ़ोन जो है आईफोन वो रवि को मत बेचना, ठीक है, मतलब मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं अपनी विलिंगनेस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा, पैसे दूंगा, और उसके बदले में तुम कुछ ना करना, मतलब रवि को अपना फ़ोन मत बेचना, ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें अपने पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, अपनी विलिंगनेस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो ऑफर है वो ऐसा भी हो सकता है, कुड टू डू समथिंग के लिए भी हो सकता है कि आप विलिंगनेस दिखा रहे हो सामने वाला आपके लिए कुछ करे या फिर आपके लिए कुछ ना करे, उसके लिए मतलब सामने वाले को आप अपनी विलिंगनेस या फिर जो भी ऑफर देते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला गया है आपके एग्जाम्पल के अंदर, मतलब ये डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। तो देखो लिखा है यही कि व्हेन वन पर्सन, जब एक आदमी सिग्निफाई करता है दूसरे आदमी को उसकी विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए अपनी विलिंगनेस दिखाता है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और अब्सटेनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। मतलब क्या कि हम किस व्यू में सामने वाले को ऑफर देते हैं। जैसे अगर मान लो ये राहुल जो है इस पूजा को 20,000 का ऑफर दे रहा है कि मैं तेरे को 20,000 रुपये दूंगा तो अपना फ़ोन दे देना, तो ये इस व्यू में ऑफर दे रहा है कि सामने वाला जो है वो अपना असेंट दे देगा मुझे, ठीक है। असेंट का मतलब अप्रूवल दे देगा कि ठीक है मैं तुमको अपना फ़ोन बेच दूंगा, ठीक है। वरना अगर मान लो कि सामने राहुल जो है वो चाहता ही नहीं हो कि मेरे को मतलब सामने वाले का अप्रूवल चाहिए, तो ऐसा कुछ ऑफर देता, देख भाई मैं तेरे को 5 रुपये दूंगा, तेरे को अपना फ़ोन बेचना है तो बेचना। तो यहाँ पर डायरेक्टली समझ आता है कि राहुल जो है वो मतलब नहीं चाहता, इस ऑब्जेक्टिव में है ही नहीं, उसके दिमाग में है ही नहीं कि सामने वाला मुझे अप्रूवल दे दे, ठीक है। बट अगर कोई अच्छा मतलब अब राहुल जो है वो चाहता है ऑफर देते टाइम पर कि सामने वाला जो है मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, अप्रूवल दे दे, असेंट दे दे, तो ऐसे टाइम पर वो मतलब उसी हिसाब से ऑफर भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो भी हम ऑफ़र देते हैं इस व्यू में देते हैं, इस मतलब सोच से देते हैं कि सामने वाला जो है हमारे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब सामने वाला कि हम 20,000 देंगे तो पक्का मेरा फ़ोन अपना फ़ोन बेच देगा मेरे को, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं है टू डू समथिंग के लिए हो, टू नॉट टू डू समथिंग के लिए भी हो सकता है, एब्सटेनेंस मतलब कि कुछ ना करने के लिए, ठीक है। और ऐसी जब हम चीज़ें करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो प्रपोजल दे रहा है, ठीक है, या फिर ऑफ़र दे रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है प्रपोजल की कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence he is said to make a proposal, ठीक है। मे भी आपको समझ आ गया होगा क्या होता है यहाँ पर। एक और बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ, वैसे तो काफ़ी लंबा इसी को मैंने समझाने में बिता दिया, फिर कोई नहीं। देखो यहाँ पर लिखा है कि जब एक आदमी जो रहता है अपनी सिग्निफाइज करता है, बताता है दूसरे आदमी को अपनी विलिंगनेस मतलब कुछ करने के लिए टू डू या फिर कुछ ना करने के लिए ऑब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, इस व्यू में इस सोच से कि सामने वाला जो है वो मुझे असेंट दे देगा, मतलब अप्रूवल दे देगा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ ऑफर कर लूँगा, या फिर ठीक है मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा, या फिर ठीक है मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, मतलब जो भी तुमने मेरे को बोला है कि ये काम मत करना तुम, तो मतलब अब्सटेन करने के लिए। तो ऐसे टाइम पर इससे बोला जाएगा कि ये जो सामने वाला पर्सन है वो प्रपोजल दे रहा है, ठीक है, प्रपोजल बना रहा है, ओके। तो यही डेफिनेशन है यहाँ पर। अब देखो आगे क्या लिखा है, प्रपोजल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज सेम एज ऑफर एज पर इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब प्रपोजल जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो सेम है इंग्लिश लॉ में जो ऑफर दिया गया है उसके अंदर, मतलब दोनों बराबर ही है क्योंकि हमने वहीं से देख के बनाया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसलिए, ठीक है। तो प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये पहला स्टेप होता है मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो पहले ऑफर देंगे सामने वाले, तभी ना वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ऑफर बनेगा, ठीक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो पहले हम सामने वाले को प्रपोजल देते हैं, ऑफर देते हैं, उसके बाद वो सामने वाला जो पर्सन होता है जब एक्सेप्ट कर लेता है तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है।
उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, द ऑफर मेड मे नॉट बी ओनली टू ऑब्टेन द असेंट टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट बट इट मे ऑल्सो बी एन असेंट नॉट टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। मतलब क्या कि यहाँ पर ये बोला गया है कि ऑफर के अंदर ये भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यही हो कि सामने वाले को हम कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए ही बोले, मतलब टू डू समथिंग के लिए ही हम बोले। ऐसा भी हो सकता है कि हम सामने वाले को बोले कि नॉट टू डू समथिंग, ये मतलब कुछ पर्टिकुलर काम तू मत करना। मतलब जैसे अगर मान लो मैं बोलूँ किसी को, जैसे अगर मान लो अपने दोस्त को बोलूँ कि भाई मैं तेरे को आज 10 रुपये दूंगा, मतलब ऐसे कि आज तू कॉलेज मत जा, मेरे साथ घूमने चल, ठीक है, आज मतलब कॉलेज तू मत जा, मैं तेरे को पैसे दूंगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम में मैं उसे कुछ नहीं करने के लिए मतलब उसका ऑफर दे रहा हूँ उसे, ओके। तो नॉट टू डू समथिंग के लिए भी हो सकता है। तो दस एक्ट इज इंपॉर्टेंट इन लॉ सो एज अब्सटेनेंस, मतलब इसको हम अब्सटेनेंस बोला जाता है कि मतलब कुछ ना करने के लिए जब सामने वाले को हम बोलते हैं तो उसको बोला जाएगा कि हम उसे अब्सटेंस करने के लिए बोल रहे हैं कि वो कुछ ना करे, ठीक है। उसके बाद टू डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ अनदर पर्सन और नॉट टू डू समथिंग फॉर्म ऑफ वैलिड प्रपोजल, ठीक है। मतलब अगर सामने वाले को हम कुछ करने के लिए बोले या फिर कुछ ना करने के बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो प्रपोजल होगा या फिर ऑफर जो होगा उसको हम एक वैलिड प्रपोजल बोलेंगे, ठीक है। कि वो चाहे वो कुछ करने के लिए ऑफर हो या फिर कुछ ना करने के लिए ऑफर हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, मतलब फालतू से एग्जाम्पल है कि ए जो रहता है वो ऑफर करता है सेल करने के लिए, मतलब ए मान लो मैं हूँ और बी आप हो, ठीक है। तो मैं आपको ऑफर देता हूँ कि देखो भाई मैं अपना कार तुमको बेचना चाहता हूँ 50,000 रुपये में, क्या खरीदोगे। तो यहाँ पर मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल। नाउ आप देख लेते हैं असेंशियल्स ऑफ वैलिड प्रपोजल, कि आखिर एक वैलिड प्रपोजल बनाने के लिए क्या क्या असेंशियल चीज़ें चाहिए रहती है, ठीक है। मतलब खाली ये ही नहीं, मतलब एक वैलिड प्रपोजल बनाना अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रपोजल हो वो एक वैलिड हो और जब सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर ले तो वह कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, तो ऐसे टाइम पे अंदर उसके अंदर कुछ असेंशियल चीज़ें होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। टोटल 8 चीज़ें बताई गई है, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो असेंशियल है वो है ऑफर इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट। मतलब क्या कि सामने वाले को आप डिक्टेट करके सामने वाले को अपने ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो मैं सामने वाले को बंदूक रखूँ, बोलो ए चल अपना फ़ोन मेरे को बेच 10,000 रुपये में, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर मैं उसे धमकी दे रहा हूँ, ये कोई ऑफर नहीं हुआ, ये टाइप से हो गया कि मैं उसे धमका रहा हूँ कि अपना फ़ोन मेरे को दे दे, ठीक है, 10,000 रुपये में। तो वो एक वैलिड प्रपोजल नहीं माना जाएगा। आपका जो ऑफर है वो हमेशा रिक्वेस्ट के ही फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पर कि देखो द प्रॉपर प्रपोजर कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स, प्रपोजल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। मतलब जब जो भी प्रपोजल होता है वो हमेशा रिक्वेस्ट के ही फॉर्म में होना चाहिए। आप किसी को ज़बरदस्ती, डिक्टेट का मतलब होता है कि किसी को धमका कर या फिर ज़बरदस्ती किसी को अपने जो भी टर्म्स से कंडीशंस है ऑफर के मनवा नहीं सकते, ठीक है। वो नहीं चाहता आपका एक्सेप्ट करना तो वो चाहे भी नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा आपका जो प्रपोजल है वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर हम वही वाला एग्जांपल देखें कि राहुल अपना फ़ोन खरीदना चाहता है, आईफोन खरीदना चाहता है 20,000 रुपये में, तो ऐसे टाइम पर ये जो राहुल रहेगा वो उसे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, कि प्लीज़ अपना फ़ोन जो है मेरे को बेच दो, ठीक है। मतलब ये बोलेगा पूजा कि देखो पूजा मेरे को अपना जो आईफोन है वो मेरे को बेच दो प्लीज़, ठीक है। मतलब मेरे को फ़ोन चाहिए, प्लीज़ नहीं बोलेगा, तो ऐसे आराम से बोलेगा कि मेरे को अपना फ़ोन बेच दो, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। अब ऐसे टाइम पर अगर वो ऐसा करता है कि बंदूक रख देता है सिर पर, बोलता है 20,000 में अपना फ़ोन दे नहीं तो मार दूंगा, तो ऐसे टाइम पर वो डिक्टेट कर रहा है और वो जो प्रपोजल होगा वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आपका जो प्रपोजल है वो हमेशा मतलब ये इसी फॉर्म में रहना चाहिए, रिक्वेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा जो यहाँ पर एसेंशियल बताया गया है वो है लीगल रिलेशंस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब हम बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता किससे, ऑफर से बनता है, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया कि देखो जब हम ऑफर और एक्सेप्टेंस को मिलाते हैं तो वो बन जाता है, वो मिलकर बनाते हैं प्रोमिसेस, ठीक है। और जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन मिलता है तो एग्रीमेंट बन जाता है, जब एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। तो देखो अब होता क्या है, अगर मान लो कोई ऑफर है और जब वो एक प्रॉमिस बन जाता है, अगर उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस ही नहीं होती है तो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा जिसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रपोजल है वो एक वैलिड हो, आप उसे एनफोर्स कर सको कोर्ट के अंदर, कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर एनफोर्स करवा सको, तो ऐसे टाइम पर उसके अंदर लीगल रिलेशंस होने चाहिए। यानी क्या कि ऑफर के अंदर मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर दोनों जो पार्टीज रहती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन में इंटर करने का, कि सामने वाला अगर मान लो आपके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता है तो ऐसे टाइम पर आप उसके ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर एक्शन लोगे, बोलोगे इसके ऊपर एनफोर्स करो, जबरदस्ती करो इसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसी टाइम पर दोनों पार्टीज का अगर इंटेंशन रहता है लीगल रिलेशन को क्रिएट करने का तो वो जो ऑफर रहेगा उसको हम वैलिड प्रपोजल बोल सकते हैं। मतलब
वैलिड ऑफर बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है पॉइंट्स, उसको पढ़ लेते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि एन ऑफर मस्ट बी इंटेंटेड टू क्रिएट एंड कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, देयर मस्ट बी एन कॉमन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ प्रपोजर एंड एक्सेप्टर टू एंटर इनटू लीगल रिलेशन। मतलब दोनों पार्टीज जो रहेगी, प्रपोजर और एक्सेप्टर, दोनों के अंदर ये लीगल इंटेंशन होना चाहिए, मतलब इंटेंशन होना चाहिए, कॉमन इंटेंशन कि हमको लीगल रिलेशन में एंटर करना है, ठीक है। तो विच गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, जिसकी वजह से अब दोनों पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन भी बन जाएगी कि अगर वो पूरी नहीं करता है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में दूसरा पार्टी चला जाएगा उसके ऊपर केस करने के लिए, ठीक है। तो प्रॉमिस विदाउट क्रिएटिंग एनी लीगल रिलेशन डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई प्रॉमिस बनाया जाता है जिसके अंदर लीगल रिलेशंस नहीं है, तो ऐसे टाइम पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा, जब आगे चल के जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि वो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा अगर उसके अंदर लीगल रिलेशंस नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे तो एक केस लॉ बताया गया है। केस लॉ का मतलब होता है, देखो कि पहले के टाइम पर मतलब कुछ नहीं रहते, ऐसे केसेस हो जाते तो उसको केस लॉ बोला जाता है, ठीक है, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे एक लीगल रिलेशन से रिलेटेड एक टॉपिक मतलब केस लॉ है जिसका नाम है कलाई हल्दर वर्सेस शेख, ठीक है। ये जो केस था इसके अंदर हुआ क्या था, देखो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये पॉइंट इसका रीड करेंगे। तो देखो केस में हुआ क्या था, ये मतलब केस के अंदर देखो पहले एक पर्सन था कलाई हल्दर, ठीक है, ये कलाई हल्दर, और एक और पर्सन था शेख, ठीक है। अब हुआ क्या था, देखो कलाई हल्दर जो था उसने शेख को बुलाया फ़ोन करके, देखो देखो तुम मेरे घर पे आ जाना 10 बजे रात को, हम लोग डिनर करेंगे, ठीक है। कलाई हल्दर ने शेख को बोला तुम मेरे घर पे आना डिनर करने के लिए, हम लोग खाना खाएंगे मस्त अच्छा अच्छा, ठीक है। अब शेख जो रहता है वो भी बोल देता है ठीक है मैं आ जाऊँगा तुम्हारे घर पर खाना खाने के लिए रात को 10 बजे, ठीक है, हम लोग डिनर करेंगे। शेख भी खुश रहता है, ठीक है आऊँगा तुम्हारे घर पर। कलाई हल्दर भी खुशी खुशी जाता है, सब सामान वामान रेडी करता है, खाना बनाने के लिए सब सामान ऑर्डर करता है जो भी मतलब खाना के लिए चाहिए, ठीक है। अब कलाई हल्दर जो रहता है वो मस्त खाना बनाकर रेडी रहता है, रात को 10 बजे इंतजार करता है कि अब शेख आएगा हम लोग खाना खाएंगे, अब शेख आएगा हम लोग खाना खाएंगे। अब शेख का फ़ोन आता है 10:10 पर कि देखो मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया है, मैं बाहर चला गया हूँ, अब मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा खाना खाने के लिए, ठीक है, तो तुम अकेले ही डिनर कर लो, मैं नहीं आऊँगा। अब ऐसे टाइम पर कलाई हल्दर जो रहता है वो हो जाता है गुस्सा, ठीक है, कलाई हल्दर गुस्सा हो जाता है कि देखो देखो एक तो आया भी नहीं, ऊपर से मेरा खाना भी बर्बाद हो गया इसके वजह से, ठीक है, जो भी मैंने इतना महंगा महंगा खाना लेके आया था उसके लिए वो सब बर्बाद हो गया मेरा, ठीक है, मतलब वेस्ट हो गया खाना, पैसा भी गया और मेहनत भी गई, ओके। अब ऐसे टाइम पर कलाई हल्दर जो है वो चाहता है कि शेख जो है मुझे इस खाने का पैसा दे, कंपनसेशन दे, बेसिकली यही चाहता है। अब आप सोचो, अगर आप बताओ कि क्या कलाई हल्दर जो है वो मांग सकता है शेख से पैसा कि जो तूने खाना बर्बाद किया, खाना ना खाकर, तो अब उसके पैसे मेरे को दे, क्या मांग सकता है कलाई हल्दर, ठीक है। आप लोग सोचोगे नहीं मांग सकता है, ऐसे कौन मांगता है, ठीक है, क्योंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, देखो अब ये जो कलाई हल्दर था इसको तो उतना पता नहीं था, इतना पढ़ा नहीं था, तो अब कलाई हल्दर जो रहता है वो चला जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, मतलब सीधा चला जाता है कोर्ट के अंदर कि हाँ भाई देखो मेरे को तो जस्टिस चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ठीक है, मेरा खाना बर्बाद करके पैसा भी बर्बाद हो गया, ओके। तो कलाई हल्दर चला जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट ऑफ लॉ में बोलता है देखो जज साहब मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, ये जो शेख है इसने मेरे से वादा किया था, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हाँ मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा खाना खाने के लिए, मैंने इसके लिए खाना बना के रेडी किया, बट ये जो शेख था इसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, ये आया नहीं घर पे मेरे, और जिसकी वजह से मेरा खाना बर्बाद हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को कंपनसेशन मिले, मेरा खाना जो भी बर्बाद हुआ है उसका, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर जो है कोर्ट जो है वो क्या मतलब जजमेंट देती है, ठीक है। कोर्ट देखो कहती है, पहली बात तो देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये एक सोशल एग्रीमेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब आप सामने वाले को ऑफर दे रहे थे उस टाइम पर आपका क्या ये कोई इंटेंशन था या फिर सामने वाले का इंटेंशन था किसी भी लीगल रिलेशन में जाने का, कि अगर मान लो शेख घर पे नहीं आता है खाना खाने के लिए तो ऐसे टाइम पर मैं शेख के ऊपर केस कर दूंगा, या फिर शेख के पास कोई इंटेंशन ऐसा था कि अगर वो मुझे खाना नहीं खिलाएगा तो मैं उसके ऊपर केस कर दूंगा, ठीक है, ऐसा कोई भी आपका इंटेंशन नहीं था मतलब लीगल रिलेशन के अंदर आने का, इंटर करने का, जिसकी वजह से आपने कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऑफर के अंदर मतलब डाली नहीं थी, जिसकी वजह से आपका ये जो ऑफर है और आपका ये जो सोशल एग्रीमेंट है, ये जो सोशल एग्रीमेंट है ये एक पर्टिकुलरली कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, जिसकी वजह से ये इसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो काफ़ी मतलब एक बड़ा डिसीजन लिया गया कि कोई भी मतलब सोशल एग्रीमेंट रहेगा उसके ऊपर कोई भी मतलब एनफोर्स नहीं करेगा कोर्ट उसको, ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई भी कोर्ट बात नहीं करेगा, आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ओके। तो यही यहाँ पर ये केस हुआ कि यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट तो बोल ही नहीं सकते, आपका जो एग्रीमेंट है उसके अंदर अगर लीगल
लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती है, लीगल रिलेशंस नहीं होती है, दोनों पार्टीज अगर नहीं चाहती एंटर करना लीगल रिलेशन में, तो ऐसे टाइम पर वो जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ए इन्वाइटेड बी, यानी जो कलाई हल्दर है वो बी मतलब कौन, शेख। ठीक है, तो डिनर के लिए बुलाता है, बी फेल टू अटेंड, बी नहीं आ पाता है मतलब शेख नहीं आ पाता है, तो ए फिलेट अ सूट अगेंस्ट बी, मतलब ए जो रहता है यानी कलाई हल्दर जो रहता है वो बी के ऊपर यानी शेख के ऊपर केस कर देता है, सूट मतलब वही केस कर देना कोर्ट में। ठीक है, तो फॉर द प्राइस ऑफ द नॉन कंज्यूमेड फूड, मतलब जो खाना उसने नहीं खाया उसके पैसे को वापस लेने के लिए। ठीक है, कि मेरा पैसा दे मेरे को, तो वैसे मेरा खाना बर्बाद हो गया। तो इट वॉज हेल्ड दैट ए इज अ सूट मस्ट बी डिसमिस्ड बिकॉज इन्विटेशन बाय ए टू बी फॉर डिनर वॉज नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है, वहाँ पे कोई भी लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था, जिसकी वजह से इसको डिसमिस कर दिया गया कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हम इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। ओके, तो ये इसका है लीगल रिलेशन। ठीक है, कि मतलब अगर आप चाहते हो आपका जो प्रपोजल है वो एक वैलिड हो, तो आपके प्रपोजल के अंदर लीगल रिलेशंस होने चाहिए, दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए। ओके, उसके बाद नाउ तीसरा जो एसेंशियल है वो है टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड एम्बिजियस एंड सर्टेन। मतलब क्या होता है, देखो टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एम्बिजियस एंड सर्टेन का मतलब होता है कि आप जो भी अपने ऑफर के अंदर टर्म्स दे रहे हो, कि जैसे अगर मान लो सामने वाले को आप बोलते हो मेरे को एक पर्टिकुलर सामान चाहिए, तो आप उससे पूरा डेफिनेटली मतलब क्लियर करके सारी चीज़ें बताओगे कि मुझे आखिर पर्टिकुलरली चाहिए क्या। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप दुकान में जाते हो और बोलते हो देखो मेरे को बिस्किट दे दो, तो ऐसे टाइम पर आपको बताना होगा कि आपको कौन सा बिस्किट चाहिए। ठीक है, कि अगर मान लो आप सामने वाले को बोलते हो मेरे को बिस्किट दे दो, तो वो आपको मान लो कि 5 रुपये वाला बिस्किट दे देता है, तो ऐसे टाइम पर उसको पता नहीं है कि मतलब आपको कौन सा बिस्किट चाहिए, आपको 10 रुपये वाला बिस्किट चाहिए, 20 रुपये वाला बिस्किट चाहिए, 5 रुपये वाला बिस्किट चाहिए, 2 रुपये वाला बिस्किट चाहिए, या फिर मतलब क्या चाहिए, कौन सी बिस्किट चाहिए, पार्ले जी चाहिए आपको या फिर बॉन्स, मतलब कौन सी बिस्किट चाहिए आपको बताना होगा। ठीक है, पर्टिकुलरली आपको डिफाइन करना होगा कि आपको चाहिए क्या, अपने टर्म्स बतानी होगी। ठीक है, आपके ऑफर के अंदर तो यही बोला गया है कि आपका जो ऑफर रहता है उसके अंदर जो भी टर्म्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए, एम्बिशियस सर्टेन होने चाहिए कि आपको यही पर्टिकुलर चीज़ चाहिए इस ऑफर के अंदर। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला गया है कि इफ़ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वैग्यू और इनडेफिनेट इट इज़ इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। मतलब क्या कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका जो ऑफर है उसके अंदर इनडेफिनेट मतलब आपने सही तरीके से सामने वाले को बताया नहीं है कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, ये सारी चीज़ आपने नहीं बताई गई है, मतलब क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कि आपको पर्टिकुलरली चाहिए क्या या फिर कितना वो क्वांटिटी में चाहिए, तो ऐसे टाइम पर अगर वो एक्सेप्ट भी हो जाता है वो ऑफर, तो वो जो है मतलब दोनों पार्टीज के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, मान लो आपने जो आपके सामने वाला मान लो बुक स्टोर है। ठीक है, कोई भी दुकान वाला है, उसने मतलब बोला ऑनलाइन ऑर्डर का ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो होता क्या है, ये है राहुल। ठीक है, अब राहुल जो रहता है वो शॉपकीपर के पास फ़ोन करता है, देखो 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 तुम जो है मेरे को नोटबुक मेरे घर पे भेज दो। ठीक है, मेरे घर पे नोटबुक भेज दो, मेरे को उसका प्राइस पता है, आ जाना, होम डिलीवरी कर देना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, और राहुल जो रहता है फ़ोन काट देता है। अब ऐसे टाइम पर देखोगे तो राहुल ने जो है क्लियरली डिफाइन नहीं किया है सामने वाले शॉपकीपर को कि आखिर मुझे कौन सी बुक चाहिए, हो सकता है उसको नोटबुक चाहिए हो या फिर हो सकता है कोई रीड करने वाली बुक चाहिए हो। ठीक है, चलो मान लेते हैं शॉपकीपर अज्यूम कर लेते हैं चलो उसको नोटबुक चाहिए रहेगी, फिर भी उसने ये डिफाइन नहीं किया उसको कितनी नोटबुक चाहिए, क्या एक ही नोटबुक चाहिए या 2 चाहिए, 1 दर्जन चाहिए, 2 दर्जन चाहिए, आधा दर्जन चाहिए, कितना बुक चाहिए, वो कुछ उसने डिफाइन ही नहीं किया, क्लियरली बताया ही नहीं। तो ऐसे टाइम पर शॉपकीपर उसके घर पर नहीं लेके आएगा। ठीक है, वो सोचेगा कि खुद ही आएगा वापस से फ़ोन, तो उस टाइम पर मैं उससे पूछ लूँगा कि हाँ भाई कितना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे टाइम पर मान लो शॉपकीपर उसके घर पे बुक नहीं लेके आता है कि उसको पता ही नहीं है भाई कितना बुक या फिर कौन सा बुक लेके आना है। ओके, तो ऐसे टाइम पर मान लो राहुल जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, देखो देखो ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं इंतजार कर रहा था कि मेरे घर पे बुक आएगा और ये शॉपकीपर तो मेरे घर पे बुक भेजा ही नहीं। तो ऐसे टाइम पर कोर्ट ऑफ लॉ आपका डिसमिस कर देगी कि आपके ऑफर के अंदर जो था वो इनडेफिनेट था, आपने क्लियरली डिफाइन नहीं किया था कि मतलब आपको चाहिए क्या या फिर कितना क्वांटिटी में वो चाहिए। ठीक है, तो आपका अगर टर्म्स जो रहेंगे वो क्लियर नहीं रहते तो ऐसे टाइम पर आपका ऑफर को वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद आगे क्या लिखा गया है, तो देखो इसके अंदर आगे एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखो आगे की एग्जाम मतलब आगे का पहले असेंशियल पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है कि द ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। मतलब क्या कि आपका जो ऑफर है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों भी कोई भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को हम वैलिड प्रपोजल ही मानेंगे, वैलिड ऑफर ही मानेंगे। ठीक है, तो देखो स्पेसिफिक और जनरल में फ़र्क क्या होता है, तो वैसे तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हम डिटेल में समझेंगे, बट मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखो स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी को ही वो ऑफर को दे सकते हैं, मतलब उसी पर्टिकुलर वही जो पर्टिकुलर आदमी उस ऑफर को
एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। राहुल जो रहता है वो शॉपकीपर के पास जाता है, मतलब दुकानदार के पास जाता है कि भाई कपड़े की दुकान रहती है, तो वहाँ पर जाता है और देखता है ये क्या, ये तो अच्छी कपड़ी है, मतलब अच्छा खासा कपड़ा है, ये मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है। शॉपकीपर को पूछता है भाई बताओ ये कितना रुपये में तुम कपड़ा बेचोगे, ओके। शॉपकीपर जो रहता है वो बोलता है देखो ये जो कपड़ा है 500 रुपये मिलेगा, ठीक है, 500 रुपये का ये शर्ट तुमको मैं बेच दूंगा, ओके। राहुल बोलता है नहीं नहीं बहुत महंगा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही महंगा आप बेच रहे हो, ओके। तो ऐसे टाइम पर ये जो शॉपकीपर बोलता है अच्छा बताओ कितना दोगे, तो राहुल जो रहता है बार्गेनिंग करते 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 उसको 400 तक लेके चला जाता है, ठीक है। लड़का है तो 400 तक ही लेके जाएगा, लड़की रहती है तो 300 तक लेके चली जाती है, ओके। तो अब राहुल जो रहता है वो 400 तक उसको प्राइस को नीचे कर देता है कि चलो 400 रुपये में मेरे को शर्ट दे देना, ठीक है। अब राहुल जो रहता है वो ऑनलाइन उसको पेमेंट करना रहता है, मोबाइल में देखता है, लेकिन मोबाइल जब वो चालू करता है तो उसका जो मोबाइल रहता है वो ऑफ हो चुका रहता है, ठीक है, मतलब जो उसका मोबाइल रहता है वो ऑफ हो गया होता है, जिसके वजह से वो पेमेंट नहीं कर सकता, ओके। तो वो बोलता है एक काम करो रुको मैं अपने घर से पैसा लेके आता हूँ और तुमको दे देता हूँ, ठीक है। ये शॉपकीपर बोलता है ठीक है ओके तुम लाओ मैं तुमको दे दूंगा। अब देखो होता क्या है कि ये जो राहुल और ये जो शॉपकीपर है इन दोनों की जो बात चल रही थी कि भाई इतने में 400 में देना है, ये जो बात है ये तीसरा एक पर्सन सुन लेता है जिसका नाम रवि है, ठीक है। अब रवि जो रहता है वो इनकी बात सुनता है कि देखो राहुल जो है 400 रुपये में लेके आ गया, मतलब शॉपकीपर जो है 400 रुपये में कपड़ा देने के लिए तैयार है, ठीक है। अब ये क्योंकि राहुल तो अपने घर पे चला गया पैसा लाने के लिए, तो ऐसे टाइम पर ये जो रवि है वो जाता है शॉपकीपर के पास में, वो बोलता है देखो देखो एक काम करो ये जो कपड़ा है तुम 400 रुपये में बेच रहे हो मेरे को बेच दो, ठीक है, मैं 400 रुपये में तुम्हारा ये कपड़ा खरीद लेता हूँ, पता चला वो राहुल आएगा कि नहीं आएगा क्या भरोसा, एक काम करो ये शर्ट मेरे को बेच दो, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर क्या बताओ ये जो शॉपकीपर है वो इस रवि को क्या ये कपड़ा बेच सकता है, ठीक है, क्या इसके पास ये मतलब है कंडीशन कि ये बेच सकता है, तो यहाँ पर इसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो बेच सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही इस पर्टिकुलर आदमी को ऑफर दे दिया है कि हाँ मैं तुम्हें 400 रुपये बेच दूंगा, ये आदमी भी चला गया घर पे कि हाँ भाई पैसा लेके आता हूँ, एक्सेप्ट भी कर लिया ऑफर को। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो अब ये जो पर्टिकुलर सामान जो है ऑफर जो है मतलब इसका जो पर्टिकुलर सामान है ये सिर्फ इसी स्पेसिफिक पर्सन को ही दे सकता है, ठीक है। मतलब क्या कि इसका जो ऑफर है मतलब ये जो शॉपकीपर है इसका ये जो ऑफर है कि मैं तुम्हें शर्ट 400 रुपये में देने के लिए तैयार हूँ, वो जो ऑफर है उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन ही सिर्फ आप एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी आम जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, उसको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पर्सन राहुल ही से एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसे जो ऑफर होते हैं उन्हें हम स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं, मे भी समझ आ गया होगा। उसके बाद आप देखो जनरल ऑफर क्या होता है, ठीक है। जनरल ऑफर का मतलब होता है, देखो जनरल ऑफर आप लोग ऐसे बोल सकते हो, देखो जनरल ऑफर का मतलब होता है अब यहीं पे मान लो ये जो शॉपकीपर होता है वो बोलता है देखो ये जो शर्ट है ये 100 रुपये में मतलब 100 रुपये में 4 टी शर्ट, 100 रुपये में 4 शीट है, ठीक है, जिसको आना है सब लोग ले लो, ठीक है। तो ये जनरल ऑफर हो गया कि कोई भी आकर ले सकता है, ऑफर को उठा सकता है। यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी को हम ये ऑफर नहीं देंगे, सबको जिसको आना है वो ले लो, ठीक है। या फिर जैसे टेंडर होता है, ठीक है, आपने टेंडर का सुना होगा या फिर आपने ऑक्शन सुना होगा, नीलामी, ठीक है, नीलामी होती है ना, अमीर लोग के घर पे नीलाम हो जाते हैं घर, ठीक है, जब उन लोग लॉस में चले जाते हैं तो उनकी जो नीलामी में होती है घर बेचा जाता है, उनका नीलाम किया जाता है, ऑक्शन में रखा जाता है। तो ऐसे टाइम पर वहाँ पर कोई भी पर्सन जाकर ऑक्शन का अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब जनरल पब्लिक कोई भी आकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और बोल सकती है देखो भैया हमको जो है इतने लाख में हम तुम्हारा घर करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक मतलब कह सकते हो जनरल ऑफर की तरह काम करता है, ओके, मतलब जनरली सब कोई भी आकर उस ऑफर को एक्सेप्ट मतलब उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम जनरल ऑफर बोलते हैं। जनरल ऑफर मतलब कि जो जनरल पब्लिक के लिए खुला है, कोई भी आता मतलब चलता फिरता आदमी जो रहेगा वो आपके ऑफर को जो है एक्सेप्ट कर सकता है, ओके ओके। तो ये मे भी आपको समझ आ गया हो जनरल ऑफर क्या होता है। तो देखो यहाँ पर वही लिखा है जनरल ऑफर इज ओपन टू द वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब पूरी दुनिया के लिए खुला रहता है, कोई भी आ जाओ भाई और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। वहीं पे बट स्पेसिफिक ऑफर इज मेड टू अ डेफिनेट पर्सन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, ठीक है, मतलब इसी आदमी को ही सिर्फ आप बेच सकते हो। वहीं पे अगर मान लो ये जो शॉपकीपर था अगर वो रवि को बेच देता तो ऐसे टाइम पर राहुल जो है वो चाहे तो इसके ऊपर केस भी कर सकता था शॉपकीपर के ऊपर कि देखो देखो मेरे साथ इसने ऑफर कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये मेरे को 400 रुपये में बेचेगा और इसने किसी और को बेच दिया, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर केस कर सकता है। तो लीगल रिलेशन क्रिएट यहाँ पर हो जाता है जब स्पेसिफिक मतलब रहता है तब, ठीक है, स्पेसिफिक अगर ऑफर रहेगा तब, ओके ना। उसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं जो नेक्स्ट एसेंशियल है वो है ना ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। देखो बैकग्राउंड में आपको बारिश की आवाज़ आती होगी और क्या करें बारिश हो रही है तो आप क्या ही कर सकते हैं, काफ़ी अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है।
तो देखो अब यहाँ पे लिखा क्या है कि देखो कोई भी ऑफर जो होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। वो सर्कमस्टेंसेस पे निर्भर करता है कि क्या कंडीशन है। जैसे कि देखो ऑफर एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, देखो एक्सप्रेस का मतलब होता है सामने वाले को आप बोल कर या फिर लिख कर, मतलब उसको दिखाते हो, मतलब सामने वाले को बोल कर या फिर लिख कर, जब आप मतलब रिटर्न में या फिर ओरल में जब सामने वाले के साथ आप ऑफर देते हो तो ऐसे टाइम पर उसको एक्सप्रेस में बोला जाता है। और इम्प्लाइड का मतलब होता है इशारों ही इशारों में आप सामने वाले को बता देते हो, सामने वाले को ऑफर दे देते हो, ठीक है, तो उसे इम्प्लाइड बोला जाता है। तो आपका ऑफर जो रहेगा वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। जैसे आपने रिक्शा देखा होगा, आप रिक्शा वाले के सामने सिर्फ हाथ रख देते हो और रिक्शा वाला रुक जाता है, ठीक है। आप उसको थोड़ी बोलते हो कि भाई मेरे को वहाँ पर तक छोड़ दे, आप खाली हाथ दिखा देते हो, रिक्शा वाला रुक जाता है, वो समझ जाता है, इशारों ही इशारों में आपने उसको समझा दिया कि भाई मेरे तेरे को ऑफर दे रहा हूँ कि मेरे को वहाँ तक छोड़ दे, मैं तेरे को पैसे दूंगा। ओके, तो जब इशारों ही इशारों में हम ऑफर दे देते हैं उसे इम्प्लाइड बोला जाता है। और जब हम बोल कर किसी को बोलते हैं या फिर लिख कर बोलते हैं रिटर्न में या फिर ओरल में बोलते हैं तो उसे एक्सप्रेस बोला जाता है। ओके, जैसे राहुल यहाँ पर देखोगे तो एक्सप्रेस कर रहा है, सामने वाले को बोल कर ऑफर दे रहा है। ओके, और वहीं पे अगर मान लो रिक्शा वाला है तो उसको हम इम्प्लाइड इशारों ही इशारों में ऑफर दे दे रहे हैं। ओके, तो सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करता है, लेकिन दोनों ही जो ऑफर होते हैं वो वैलिड ऑफर माने जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो कि एक्सप्रेस ऑफर मीन्स ओरली और रिटर्न इन रिटर्न, वेयर एज इम्प्लाइड ऑफर इज अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनकी हरकतों से ही हमें समझ आ जाता है कि वो हमको कुछ ऑफर दे रहा है, ठीक है। एज सुन एज अ पर्सन परचेसेज द टिकट ऑफ अ रेलवे ही एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ अ रेलवे टू कैरी पैसेंजर फ्रॉम वन पर्सन टू, मतलब वो कुछ वाहियात से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये देखो यहाँ पर कि जब हम रेलवे का टिकट खरीद लेते हैं तो रेलवे का जब हम टिकट खरीदते तो ना ही सामने वाले को हम कुछ बोलते हैं, ना ही सामने वाले को हम कुछ लिख कर देते हैं। जैसे ही हम उसे हाथ में पैसे दे देते हैं वो खुद ही समझ जाता है हाँ भाई हमको यहाँ तक जाना है, ठीक है, मतलब उसको हमको लेके जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर इशारों इशारों में बात हो जाती है। कुछ बेकार बेकार एग्जांपल दिए गए यहाँ पर। स्टेपिंग इनटू अ रेस्टोरेंट एंड कंज्यूमिंग फूड क्रिएट एन इम्प्लाइड प्रॉमिस टू पे फॉर द सेम, ठीक है। मतलब क्या, जब हम सामने वाले, जैसे अगर मान लो आप होटल में चले जाते हो, होटल में जाकर आप बोलते हैं भाई जा चाइनीज़ भेल लेके आ, ठीक है। तो जब चाइनीज़ भेल आप मंगवाते हो तो ऐसे टाइम पर आप उसको ये थोड़ी बोलते हो, ऑफर थोड़ी देते हो कि अगर तू मेरे को चाइनीज़ भेल ला के देगा तो मैं तेरे को इतने रुपए दूंगा, ठीक है। आप ऑफर नहीं देते, आप सिर्फ बोलते हो जा चाइनीज़ भेल लेके आ जा। और जब आप चाइनीज़ भेल खा लेते हो तो जैसे ही आप चाइनीज़ भेल को खा लेते हो वैसे ही एक मतलब एक ऑफर बन जाता है, इशारा बन जाता है कि हाँ भाई अब सामने वाला हमको पैसा देगा, ठीक है। वहीं पे अगर मान लो आप खाना देख कर ही बोलते हैं मेरे को नहीं चाहिए, देखो कैसा बना है, तो ऐसे टाइम पर आपने ऑफर को मतलब दिया ही नहीं उसे, ठीक है, मतलब आपने फिर इशारे में ऑफर दिया ही नहीं उसे। ओके, तो यही यहाँ पर बोला है। आगे ऐसे उसके बाद देखो अब आगे देख लेते हैं। आगे ये सारी चीज़ें फालतू की एग्जाम्पल्स है जो आप नहीं भी पढ़ोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ओन से भी एग्जाम्पल दे दोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो अब छठवां जो हमारा एसेंशियल है वो है एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मतलब क्या कि आपका जो ऑफर रहेगा वो कम्युनिकेट होना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को पता होना चाहिए कि सब मैंने सामने वाले को ऑफर दिया है और सामने वाले को भी पता होना चाहिए हाँ इसने मेरे को ऑफर दिया था मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब क्या यहाँ पर यही बोला गया कि दोनों पार्टीज़ को पता होना चाहिए, जब आप ऑफर देते हो तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे को ऑफर मिला है, और जब वो एक्सेप्ट कर ले तो आपको भी पता चलना चाहिए कि हाँ उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तभी उस ऑफर को बोला जाएगा कि वैलिड ऑफर है। अगर उसको कम्युनिकेट ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, या फिर उसको पता ही नहीं है कि आपने कोई ऑफर दिया, तो ऐसे टाइम पर उसको एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है, इसका एक मतलब एक अच्छा केस लॉ भी बताया गया है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो इसको भी अभी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि ये क्या केस लॉ है। तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन देयर इज नो कम्युनिकेशन दैट्स मीन देयर इज नो ऑफर एट ऑल। कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन प्रपोजर एंड एक्सेप्टर। मतलब दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो फिर ऑफर कैसे होगा। दोनों के बीच में अगर बातचीत ही नहीं हुई तो किस बात का ऑफर, ठीक है। ना मैंने आपसे कुछ बोला, ना आपने मेरे से कुछ बोला, ना मैंने कोई इशारा दिया, ना आपने कोई इशारा दिया, या फिर आपने इशारा दिया मैंने देखा ही नहीं आपके इशारे को, तो काय का ऑफर, ठीक है। तो जब कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो फिर ऑफर किस बात का। तो यही यहाँ पर बोला गया कि offer which is made is required to be communicated to the acceptor. Similarly acceptance which is given is also required to be communicated to the proposer, ठीक है। यहाँ पर केस लॉ को देख लेते हैं, इससे आपको समझ आएगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है, 1930 की बात है। इसके अंदर हुआ क्या था, देखो यहाँ पर केस लॉ में हुआ क्या था। देखो एक बहुत अमीर औरत थी, मतलब जिसका नाम था गौरी दत्त, काफ़ी सारी इसकी कंपनी थी, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज थी, ठीक है। तो बहुत अमीर रिच थी, ठीक है, रिच पर्सन थी। अब ये जो गौरी दत्त थी ये काफ़ी अमीर थी, तो इसके पास मतलब इसका एक नेफ्यू था, नेफ्यू मतलब इसका बोल सकते हो बच्चा था एक, इसके पास एक बच्चा था, ठीक है। अब ये जो गौरी दत्त थी इसका जो बच्चा था वो इसके घर पे खेलता रहता था इधर उधर, काफ़ी नटखट बच्चा था, इधर उधर खेलता रहता था, ठीक है। और इसके काफ़ी सारे सर्वेंट भी थे, काफ़ी सारे नौकर वोकर भी घर पे थे काम करने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, देखो एक दिन ये जो इसका बच्चा होता है, नेफ्यू जो होता है इसका गौरी दत्त का, वो कहीं खेलते खेलते गुम हो जाता है, ठीक है, मतलब कहीं गुम हो जाता है। अब ये जो गौरी दत्त होती है वो उदास हो जाती है, अरे मेरा बच्चा गुम हो गया, मैं क्या करूँगी, ठीक है, मतलब गुम हो गया उसका बच्चा, ठीक है, उसका नेफ्यू गुम हो गया। ओके,
अब होता है क्या है, गौरी दत्त उदास हो गई कि देखो मेरा तो बच्चा गुम हो गया, पता नहीं कहाँ लापता हो गया मेरा बच्चा। अब ऐसे टाइम पर जो है वो अपने सारे नौकरों को बोलती है जाओ मेरे बच्चे को ढूंढ के लेके आओ, ठीक है। तो उसी में से एक नौकर होता है जो होता है लालमन शुक्ला, ठीक है, मतलब उसका एक नौकर होता है लालमन शुक्ला जो उसके इधर काम करता रहता है, ठीक है, उसकी कंपनी में भी काम करता है। अब ये जो लालमन शुक्ला है ये गौरी दत्त का एक टाइप से सर्वेंट बोल सकते हो, नौकर है, तो ये उसका काम करता है। ओके, तो लालमन शुक्ला बोलता है गौरी दत्त को मैडम जी रोइए मत, मैं आपके बच्चे को ढूंढ के लेके आऊँगा, ठीक है, धरती आसमान पाताल जहाँ भी मिलेगा वहाँ से ढूंढ के लेके आऊँगा, मैं ढूंढूंगा उसे, ठीक है। अब ये जो लालमन शुक्ला होता है वो निकल पड़ता है गौरी दत्त के बच्चे को ढूंढने के लिए, भाई किधर चला गया, किधर गुम हो गया वो। ओके, अब लालमन शुक्ला निकल जाता है ढूंढने के लिए, किधर गया किधर गया। उसके बाद होता है क्या, देखो अब लालमन शुक्ला निकल चुका है घर से, ठीक है, निकल चुका है घर से कहीं पे घूमने, मतलब घूमने के लिए नहीं, इस बच्चे को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ढूंढने के लिए लालमन शुक्ला निकल गया घर से। ओके, अब गौरी दत्त जो रहती है उसको लगता है कि देखो मेरे बच्चे को पता नहीं लालमन शुक्ला ढूंढ पाएगा कि नहीं ढूंढ पाएगा, एक काम करती हूँ मैं इनाम रख देती हूँ कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं इतने पैसे दूंगी, मतलब 500 पाउंड्स दूंगी, ठीक है, मतलब इतने 500 रुपये दूंगी, मतलब 500 रुपये नहीं 500 पाउंड्स दूंगी, ठीक है, कह सकते हैं मान लो 1 लाख रुपए दूंगी, ठीक है, तो 1 लाख रुपए दूंगी अगर जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा। ओके, तो यहाँ पर गौरी दत्त जो रहती है वो ऐसे इनाम रख देती है, जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ लेके लाएगा उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगी। ओके, अब होता है क्या, देखो जो चीज़ की मतलब कह सकते हो ना, जो गौरी दत्त नहीं सोची थी वो हो जाता है कि ये जो लालमन शुक्ला होता है इस बच्चे को ढूंढ लेता है, ठीक है, ऋषिकेश इधर उधर ढूंढ लेता है किधर। तो ये जो लालमन शुक्ला होता है वो बच्चे को ढूंढ के ला के दे देता है कि ये देखो मैम साहब ये रहा आपका बच्चा, मैंने आपके बच्चे को ढूंढ लिया, ठीक है। अब बच्चे को ढूंढ लिया, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, गौरी दत्त खुश हो गई, मेरा बच्चा मिल गया, बच्चा भी खुश हो गया, मेरे को गौरी दत्त मिल गई, और लालमन शुक्ला भी अब आराम से अपना काम करने निकल पड़ा वापस से, ठीक है, चलो मैं जा रहा हूँ वापस अपना काम पे, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ दिन बाद लालमन शुक्ला को पता चलता है, ये जो लालमन शुक्ला होता है इसके जो दोस्त होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो बोलते हैं अरे रे देखो तुमको तो 1 लाख रुपया मिल गया होगा, ठीक है, चलो अब कुछ हमको भी खिलाओ पिलाओ, मतलब बताते हैं कि देखो भाई गौरी दत्त जो है उसने इनाम रखा था कि जो भी उस बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब लालमन शुक्ला क्योंकि उसे पता ही नहीं था ऐसा कोई ऑफर गौरी दत्त ने दिया था, तो ऐसे टाइम पर वो सोचता है अरे ये क्या 1 लाख इनाम है और गौरी दत्त ने मेरे को दिया भी नहीं, मैंने उसके बच्चे को ढूंढ के लेके आया, ठीक है। तो लालमन शुक्ला जो रहता है वो जाता है गौरी दत्त के पास में, ठीक है, कि देखो देखो तुमने कुछ वादा किया था 1 लाख रुपए देने का, जो भी तुम्हारे बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा चलो मुझे पैसे दो, ठीक है। अब गौरी दत्त क्योंकि पढ़ी लिखी थी, उनको पता था कि भाई क्या चीज़ें होती है, कैसे एक ऑफिशियल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो गौरी दत्त ने बोला नहीं जाओ मैं नहीं देती तुम्हारे पैसे, ठीक है, मैं नहीं दूंगी 1 लाख रुपए, किस बात के 1 लाख रुपए, मैंने तो तुमको ये ऑफर दिया ही नहीं था कि हाँ भाई तुम ढूंढ के लेके आना तो मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगी। तो यहाँ पर लालमन शुक्ला बोलता है नहीं नहीं ये तो चीटिंग है, चीटिंग है, तुमने बोला था जो भी तुम्हारे बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा उसको 1 लाख रुपए दूंगी। ओके, अब ये जो लालमन शुक्ला होता है वो निकल पड़ता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में, देखो देखो मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये जो गौरी दत्त है इन्होंने बोला था कि जो भी उनके बच्चे को ढूंढ के लेगा उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ओके, अब कोर्ट देखो क्या बोलता है, कोर्ट एक डिसीजन देता है जो आप सोचोगे कि क्या हुआ। देखिए अब नॉर्मली आप सोचोगे देखो ये तो बात सही है कि लालमन शुक्ला को 1 लाख रुपए मिलने चाहिए तो उसके बच्चे को उसने ढूंढ के ले गया, बट यहाँ पर देखो लॉ क्या कहता है, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ क्या कहता है, जज जो रहते हैं वहाँ के वो कहते हैं देखो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी ऑफर दिया गया है गौरी दत्त के द्वारा, ठीक है, जो भी गौरी दत्त ने ऑफर दिया था वो तो लालमन शुक्ला को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई ऑफर है, उसने तो बस अपना जो भी ड्यूटी था वो पूरा किया था उस बच्चे को ढूंढ कर, ठीक है। अगर लालमन शुक्ला को पता होता कि हाँ मैडम जो है वो 1 लाख रुपए दे रही है और वो बोलता है मैडम अगर मैं आपके बच्चे को ढूंढ के लगा आप मेरे को पक्का 1 लाख रुपए दोगी ना, और उस टाइम पर जब वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाता और तब अगर वो 1 लाख बच्चे को लेकर आता तब उसे 1 लाख रुपए मिल सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पर लालमन शुक्ला के पास तो एक बात पहुंची ही नहीं, मतलब जब तक वो बच्चे को ढूंढ के नहीं लाया तब तक तो ये बात पहुंची ही नहीं थी कि हाँ भाई तेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो जो गौरी दत्त ने जो ऑफर दिया था वो तो लालमन शुक्ला के साथ कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, उसके पास पहुंचा ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ऑफर है यहाँ पर जो ऑफर दिया गया है गौरी दत्त के द्वारा वो जो ऑफर है वो एक वैलिड ऑफर नहीं है। मतलब लालमन शुक्ला के केस में अगर मान लो कोई और पर्सन लेके आता है उस प्राइस को देखकर तो ऐसे टाइम पर उसको मिल जाता है 1 लाख रुपए, बट क्योंकि यहाँ पर लालमन शुक्ला पहले से जानता ही नहीं था कि मेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे, तो क्योंकि पहले से कम्युनिकेट नहीं हुआ था ऑफर उसके बारे में, उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कोई ऑफर है जिसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए से नहीं मिले, यही तो केस हुआ, ठीक है, मतलब एंड में यही हुआ कि गौरी दत्त जीत गई, उसको 1 लाख रुपए नहीं देने पड़े और लालमन शुक्ला हार गया, ठीक है, तो लालमन शुक्ला हार गया। ओके,
तो यही लिखा है यहाँ पर कि अगर देखो आपका जो ऑफर है वो कम्युनिकेट नहीं होता है सामने वाले को पर्सन को, यानी उसको नहीं पता चलता है कि आपने कोई ऐसा ऑफर दिया है, तो ऐसे टाइम पर बाद में वो पर्सन नहीं बोल सकता अरे तूने देखो ये ऑफर दिया था, मेरे को अभी पता चला तूने ऐसा ऑफर दिया था, अब तेरे को देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं हो पाए उस टाइम पर, जब बाद में मतलब वो जो पर्सन रहेगा दूसरा पर्सन, वो उस क्लेम नहीं कर सकता उस ऑफर को, ठीक है, कि आप मेरे को ऑफर का जो भी फायदा था वो मेरे को दे, ठीक है, तूने वादा किया था। तो ऐसे टाइम पर क्योंकि उस टाइम पर उसके पास वो पहुंचा नहीं थी, कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था, तो यही बोला गया है कि अगर आप चाहते हो आपका जो ऑफर है वैलिड रहे तो उसको कम्युनिकेट होना जरूरी है, ठीक है। तो यही लिखा है देखो कि यहाँ पर लालमन शुक्ला का केस देखो क्या लिखा है कि गौरी दत्त हैड सेंट हिज मिनिमम लालमन टू फाइंड आउट हिज नेफ्यू हु वाज मिसिंग फ्रॉम हिम, मतलब उससे गुम हो जाता है तो लालमन शुक्ला को भेज देती है। तो लालमन फाउंड द बॉय एंड आफ्टरवर्ड क्लेमेड द रिवॉर्ड ऑन द ग्राउंड दैट ही हैड एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ द डिफेंडेड एंड परफॉर्मेड द वर्क फॉर विच द रिवॉर्ड वाज डिक्लेयर्ड। मतलब क्या कि भाई मैंने तुम्हारा जो भी तुमने बोला था कि बच्चे को ढूंढ के लाएगा तो उसको 1 लाख रुपए देंगे, तो अब मैंने वो काम कर दिया तो मेरे को अब रिवॉर्ड दो मेरा, ठीक है, मतलब मेरे को 1 लाख रुपए दो। तो इट वॉज हेल्ड दैट लालमन कैन नॉट रिक्लेम द रिवॉर्ड बिकॉज लालमन हैड नो नॉलेज ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ एन ऑफर व्हेन ही फाउंड द बॉय। मतलब जब उसने बच्चे को ढूंढा था तो उस टाइम पर उसको पता ही नहीं था ऐसा कोई ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर क्योंकि उसे पता ही नहीं था तो इसकी वजह से वो जो ऑफर है वो एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा कि एक ऑफर को कम्युनिकेट होना चाहिए तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो सातवां जो हमारा एसेंशियल है वो है एन ऑफर मे बी कंडीशनल। मतलब क्या कि आपका जो ऑफर है वो कंडीशनल हो सकता है कि अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर ले तो उसमें कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन का मतलब कि शर्तें होती है, कि शर्तें लागू की अगर आप चाहते हो कि हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो आपको एक कंडीशंस को मानना होगा, ठीक है। मतलब ऑफर के अंदर कंडीशंस भी हो सकती है या फिर आपके ऑफर के अंदर, मतलब आपको मैं एग्जांपल ही देता हूँ इससे अच्छा समझ लो। जैसे कि मान लो यहाँ पर कि यहाँ पर ये है पूजा, ठीक है। अब पूजा जो रहती है वो जाती है दुकान में कपड़े खरीदने के लिए कि चलो नए कपड़े खरीदते अभी घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। अब होता क्या है ये जो पूजा रहती है वो जाती है दुकान में, चलो भैया मेरे को कपड़े दे दो, ठीक है, मैं कपड़े खरीदूंगी। दुकान वाला भी बोलता है ठीक है ये लो पूजा, ये है मेरे कपड़े, मतलब मेरे कपड़े नहीं ये दुकान के मेरे कपड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े ये खरीद लो, ठीक है। अब पूजा को ये कपड़े पसंद आ जाते हैं, ठीक है, मैं कपड़े खरीदूंगी। अब पूजा जो रहती है वो पहली बात तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करेंगी। मान लो ये बोलता है कि ये जो कपड़े ये 1000 रुपये के हैं, लेकिन पूजा जो रहती है उसे बार्गेन करके मतलब पैसा कम करवाते करवाते 500 रुपये तक लेके आ जाती है। नहीं 500 रुपये में देना है तो दो, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ, ठीक है। अब ये जो पर्सन होता है यानी ये जो शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, ये बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुमको 500 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको जो है इसका जो पेमेंट है वो मुझे कैश में देना होगा, मतलब तुरंत नगद पैसे देने होंगे। तो मुझे क्रेडिट कार्ड से नहीं दे सकते, यानी उधारी नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड या फिर बोल दो उधारी नहीं चलेगा। बाद में ऐसा नहीं चलेगा कि आप बोल दो कि मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगी, कल परसों दे दूंगी, ठीक है। उधारी नहीं चलेगी, आज नगद चलेगा कल उधार चलेगा, ठीक है, मतलब आज ही पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन दे देता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लूँ तो तुम्हें ये कंडीशन को पूरी करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सामने वाला जो ऑफर दे रहा है वो कुछ कंडीशन लगा दे कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा कपड़ा खरीद लूँ तो तुम्हें जो है ये जो पेमेंट है ये सिर्फ ऑनलाइन ही लेनी होगी क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन ही मैं दे सकती हूँ, लेना है तो लो भाई, ठीक है। तो कंडीशंस भी हो सकती है आपके ऑफर के अंदर, ठीक है। तो अगर कंडीशंस होती है अगर आपके ऑफर के अंदर तो देन उन कंडीशंस को हमें मतलब क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा, कंडीशंस को क्लियरली बताना होगा क्या क्या कंडीशंस है, एंड अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो फिर वो ऑफर एक वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो बट व्हेन इट इज़ कंडीशनल द कंडीशन मस्ट ऑल्सो भी क्लियरली कम्युनिकेटेड, कि अगर कंडीशंस की बात आ जाती है तो कंडीशंस को भी हमें क्लियरली कम्युनिकेट करना है, सामने वाले को अच्छे से बता देना है क्या क्या कंडीशंस है हमारी, ताकि वो कंडीशंस को पूरी करके हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करके एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना ले, ठीक है। उसके बाद देखो एक लास्ट और जो आखिरी हमारा कह सकते हो जो असेंशियल है वो ये है कि द ऑफर इज़ रेडी टू बी एक्सेप्टेड बाय द अदर। मतलब क्या कि जो दूसरा पर्सन है वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो सामने वाले ने ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो काहे का ऑफर, जब ऑफ़र एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो ऐसे ही वो ऑफ़र जो रहेगा वो इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, ना एग्रीमेंट बनेगा, ना कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ना प्रॉमिस बनेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो मतलब फिर एनफोर्स कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो ऑफ़र है वो एनफोर्स करने लायक हो तो ऐसे टाइम पर सामने वाला
वाला भी उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है उसको तो ऐसे टाइम पर वो ऑफर जो रहेगा वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो देखो लिखा है द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज बाउंड बाय दैट ऑफर एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड बाय द अदर। मतलब क्या कि जो पर्सन ऑफर देता है तो उसके ऊपर एक कंडीशन आ जाती है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी सामने वाला जो पर्सन है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अगर उस ऑफर को वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है तो ऐसे टाइम पर वो जो ऑफर होगा वो खुद ही खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मान लो आप सामने वाले को बोलते हो कि देख भाई मेरे को जो है ये सामान इतने में दे दे, मतलब मान लो आप स्कूल में कॉलेज में जाते हो और आप कॉलेज वाले को, कॉलेज की इधर कोई दुकान वाला है किताब बेचने वाला, ठीक है, तो आप उसको बोलते हो देखो भाई मेरे को अपना पूरा सेट लेना है बुक का, मेरे को इतने में बेच दे, नहीं तो मेरे को कॉलेज का टाइम हो रहा है, ठीक है, बेचना है तो बेच जल्दी बोल। अब ऐसे टाइम पर मान लो आपको बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है, मैं कल तुम्हें दूंगा, ठीक है। ऐसे ही कल कल बिताते बिताते मान लो आपका पूरा फर्स्ट ईयर निकल गया, अभी तक उसने आपको बुक ही नहीं दिया। अब जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है अब वो बोलता है आई भाई आ जाओ भाई, मतलब ये लो बुक, मैं तुम्हें बुक दे देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर अब क्योंकि ऑफर अब लेके क्या करोगे, अब बुक लेके क्या करोगे, टाइम तो खत्म हो गया है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है, मतलब अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, कोई बात नहीं, वायस एग्जाम्पल है, बट समझने की कोशिश करो कि जो ऑफर रहता है वो कुछ समय तक लिमिटेड रहता है। अगर उस लिमिटेड टाइम के अंदर अगर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो वो जो ऑफर रहेगा वो खुद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है कि ही डूज नॉट रिसीव टू डू एनी फर्दर एक्ट बिफोर बीइंग बॉन्डेड बाय दैट ऑफर व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट फॉर्म एन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि ऑफर जो रहता है वो रेडी होना चाहिए एक्सेप्टेड होने के लिए, मतलब जो दूसरा पर्सन है वो ऐसे एक्सेप्ट कर ले इसके लिए रेडी होना चाहिए ऑफर। अगर मान लो सामने वाले ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो बात ही खत्म हो जाती है, ओके। तो यही बोला गया है। नौ में भी यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर कर दो, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उनको भी मतलब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप भी देख सकोगे एंड आपके जो दोस्त लोग होंगे वो भी देख सकेंगे। तो इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं, इस कॉलेज का जो ग्रुप है या फिर कॉलेज का ग्रुप नहीं तो दोस्तों का जो ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दो वीडियो को, ताकि उन लोग भी देख सके वीडियोस को, एंड रिकमेंड करो अपने दोस्त लोग को भी चैनल पे आने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को पक्का शेयर कर देना। एंड अगर आपको लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब अपलोड होने के 1-2 दिन बाद देख रहे हो, तो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर आ गया हो, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट लेक्चर को भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर आ गया होगा तो यहाँ से जाकर देख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर आ गई होगी, तो यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो एक बार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।